नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। साथियों, ये हमारी क्लास है आपदा प्रबंधन की। इससे पहले की आपदा प्रबंधन की क्लास में मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, जो आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो जाकर के उसको जरूर से देखिए। टॉपिक था भारत की आपदा परिच्छेदिका, यानी डिजास्टर प्रोफाइल ऑफ इंडिया, यानी भारत की जो डिजास्टर प्रोफाइल है वो क्या है। यानी भारत के, क्योंकि भारत बहुत बड़ा है, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था भारत काफ़ी बड़ा है, तो इतना बड़ा जो हमारा भारत है उसमें कौन कौन सी आपदाएं किन किन क्षेत्रों में आती हैं, भूकंप कितने क्षेत्रों में आता है, कौन कौन से एरियाज भूकंप से प्रभावित हैं, सबसे ज़्यादा भूकंप से प्रभावित राज्य कौन सा है, बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य कौन सा है, भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है, वन अग्नि से प्रभावित राज्य कौन सा है। तो ये सारा का सारा डेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में दे दिया था। नहीं देखा है तो जाकर के एक बार देख लो लोअर पीसीएस के लिए। इसके अलावा अपर पीसीएस में भी जो आपदा प्रबंधन का टॉपिक है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज का जो हमारी क्लास रहेगी वो है आपदा प्रबंधन अर्थ तथा अवधारणा। यानी आपदा के बारे में हमने अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। मैंने आपको बहुत सारे इसके कीवर्ड बता दिए हैं। जैसे मैंने आपको बताया हज़ार्ड और डिजास्टर में क्या अंतर होता है, आपदा और प्रकोप में क्या अंतर होता है, कैसे ये अलग अलग हैं, भारत की आपदा प्रोफाइल क्या है और आपदा के कारक क्या क्या होते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बता दी। अब हम बात करेंगे आपदा प्रबंधन अर्थ तथा अवधारणा। यानी जब आपदा आ जाती है तो उसके मैनेजमेंट को लेकर के हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, उसकी बातचीत आज की क्लास में होगी। अब यहाँ पर एक शब्द है जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, वो शब्द है यहाँ पे, पहला है आपदा और दूसरा है प्रबंधन। आपदा के बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ। कोई भी ऐसी प्राकृतिक अथवा मानवीय घटना जो किसी मानव रहवास में घटित होती है तो उसे कहा जाता है आपदा। कोई भी ऐसी प्राकृतिक घटना जो किसी मानव रहवास में घटित हो रही है उसे हम आपदा कहते हैं। मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आपदा हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर शब्द आया है प्रबंधन, इसे इंग्लिश में कहते हैं मैनेजमेंट, तभी तो इसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो पहले हम यहाँ समझें मैनेजमेंट क्या होता है, प्रबंधन क्या होता है। तो सामान्य भाषा में अगर मैं बात करूं प्रबंधन क्या है, तो सामान्य भाषा में प्रबंधन का मतलब है उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल, सर्वोत्तम प्रयोग। ठीक है। जैसे आप किसी कंपनी में भी जब होते हैं तो कंपनी में कुछ कर्मचारी होते हैं और उनके ऊपर होता है एक मैनेजर। मैनेजर का काम क्या है? मैनेजर कोई काम खुद नहीं करता। मैनेजर का काम है कि जो नीचे लोग हैं उनसे काम को करवाना, यानी उनका बेस्ट लेना। यही काम सरकारी नौकरी में अधिकारी करता है। जिस सरकारी नौकरी में पीछे अधिकारी शब्द लग जाता है, इसका मतलब ये है कि वो कोई स्वयं वो काम नहीं करेगा, उसका काम है अपने नीचे जो कर्मचारी लोग हैं उनसे उस काम को करवाना। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है? जो भी आपके पास उपलब्ध संसाधन है उनका सर्वोत्तम इस्तेमाल, सर्वोत्तम प्रयोग मैनेजमेंट है। लेकिन यहाँ पर जो शब्द है पूरा वो है आपदा प्रबंधन। तो आपदा का मैनेजमेंट हमें कैसे करना है, ये जरा हम इसकी परिभाषा अगर देखें तो हमें पता चलेगा कि आपदा के विनाशकारी प्रभाव को कम करने के लिए, आपदा के विनाशकारी प्रभाव को कम करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए कि आपदा पूर्व और आपदा के समय और आपदा के पश्चात आपदा से होने वाले विनाश को कम किया जा सके। ठीक है, परिभाषा समझ में आई आपको? एक बार परिभाषा लिख देता हूं मैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसकी परिभाषा में हम लोग यहां नोट कर लेते हैं। आपदा के विनाशकारी प्रभाव को कम करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करते हुए आपदा के पूर्व, आपदा के समय और
आपदा के बाद के प्रभावों को कम करना। इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर लें, नोट्स में से शामिल कर लें, ये इंपॉर्टेंट है कि आपदा प्रबंधन बेसिकली होता क्या है। तो आप देखिए, आपदाएं तो आएंगी, ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि हम आपदाओं को आने से रोक लें, ये असंभव बात है, मानव के बस की बात नहीं है। आपदाएं तो आएंगी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम उन आपदाओं को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज से मतलब उन्हें रोक नहीं सकते, मैनेज से मतलब ये है कि उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं, और इन्हीं प्रभाव को कम करने के लिए जो सिस्टम है उसी को कहा जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट। अब कैसे कैसे कम करेंगे, तो हमारे पास जो भी उपलब्ध संसाधन है, उपलब्ध संसाधन क्या हो सकते हैं भाई, सरकारी तंत्र है हमारे पास पुलिस है, हमारे पास NDRF है, हमारे पास SDRF है ना। इसके अलावा लोकल के भी जवान होते हैं, हमारे पास होमगार्ड होते हैं, हमारे पास PRD होती है। इसके अलावा हमारे पास देश की जनता है, वो भी हमें इसमें सहायता करती है। इसके अलावा दुनिया भर के सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, हमारे पास राजस्व विभाग है, हमारे पास पंचायत विभाग है, हमारे पास विकास विभाग है। तो ये क्या है, ये सारे के सारे सरकारी तंत्र हैं, ये हमारे संसाधन हैं। तो इनको हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि आपदा के पूर्व, भाई एक बात हमेशा याद रखना, डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा आने के बाद शुरू नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बाढ़ आ गई तब आप सोचना शुरू कर रहे हो कि भूकंप आ गया तो हम क्या करें साहब। आप एक अधिकारी हैं, एक सक्षम अधिकारी हैं, और उस वक्त आपको ये देखना पड़ेगा कि आपदा आने के बाद आपको नहीं सोचना है कि बाढ़ आ गई तो अब क्या किया जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पहले से ही प्लानिंग करके रखनी है कि अगर बाढ़ आती है तब क्या होगा। तो आपको जो प्लानिंग करनी है वो आपदा के पूर्व की करनी है। आपदा आने से पहले हम क्या क्या कर सकते हैं ये आपको देखना है। उसके बाद आपको देखना है कि जब आपदा आ गई, जब बाढ़, तूफान, भूकंप, सुनामी आ गई, उस समय हम क्या क्या कर सकते हैं। और तीसरा, जब आपदा चली जाएगी तो उस वक्त हम क्या क्या ऐसा करें कि उसके प्रभाव को हम कम कर दें। यही व्यवस्था कहलाती है डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। इस पूरी की पूरी परिभाषा को अगर मैं एक लाइन में इसकी समरी कर दूं, एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं कि डिजास्टर मैनेजमेंट बेसिकली है क्या, है ना, तो एक लाइन में अगर हम देखें कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट है साथियों आपदा पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा पश्चात की रणनीति। यही डिजास्टर मैनेजमेंट है। बहुत एक लाइन में मैंने आपको समराइज कर दिया कि कोई पूछे डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, तो एक ऐसी रणनीति जो आपदा पूर्व, आपदा के समय और आपदा के बाद हमें ये बताएगी कि हमें क्या करना है। इसी को हम कहते हैं आपदा प्रबंधन, ठीक है। अब हम देखें कि किसी भी आपदा प्रबंधन के उद्देश्य क्या होते हैं साथियों, इसके उद्देश्य क्या है। चलिए अगर हम देखें आपदा प्रबंधन के उद्देश्य क्या हैं, तो मैंने आपको देखो कई बार बताई है ये बात, कई बार मैं लेक्चर्स में इसके बारे में आपसे बात की है कि जब भी कोई आपदा आती है तो वो आपदा छोटी है या बड़ी है, इसका निर्धारण इस बात से किया जाता है कि उस आपदा में कितना मानव जीवन प्रभावित हुआ। ये बात हमेशा याद रखना, जब भी हम आपदा को उसका प्लान तैयार करेंगे या आपदा को जब भी हम उसका कैलकुलेशन करेंगे, आपदा कि आपदा छोटी है या बड़ी है, तो इस बात से करेंगे कि उस आपदा से कितने लोग प्रभावित हुए, कितने लोग मर गए, कितने लोग लापता हो गए, कितने लोगों को घर छोड़ना पड़ा, कितने लोगों की दुकानें उकानें सब उड़ गई। ये बात हमेशा याद रखना है। पहला नंबर मानवीय मूल्य, मानवीय जीवन। पर्यावरण की भी कीमत होती है लेकिन वो सेकेंडरी है, याद रखना। तो पहला जो आपदा प्रबंधन का उद्देश्य होगा वो क्या होगा, वो होगा मानव जीवन की सुरक्षा, सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। जो पहला आपका इसमें लक्ष्य है, जो पहली उद्देश्य है हमारा, वो क्या है, वो है मानव जीवन की सुरक्षा। इंसानों को हमें बचाना है, सीधी बात है, ठीक है। नेचर को हम बाद में बचाएंगे, पहले हम इंसानों को बचाएंगे, ठीक। दूसरा, मानव जीवन कॉमा पर्यावरण, मानव जीवन कॉमा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करना। अब प्रभावों को शून्य नहीं कर सकते हम, लेकिन कम कर सकते हैं।
तो दूसरा इसका उद्देश्य क्या है कि इंसानों के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर जो भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं आपदा की वजह से, उसको कम करना उद्देश्य है डिजास्टर मैनेजमेंट का। ठीक है, सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? मानव जीवन की सुरक्षा। तीसरा इसका उद्देश्य है प्रभावकारी प्रक्रिया तंत्र का निर्माण। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको। तीसरा है प्रभावकारी प्रक्रिया तंत्र का निर्माण, यानी आपके पास एक इफेक्टिव क्विक रेस्पॉन्स सिस्टम होना चाहिए। प्रभावकारी प्रक्रिया तंत्र, ठीक है, याद रखना, इफेक्टिव क्विक रेस्पॉन्स सिस्टम। यानी अगर कोई आपदा आती है, आपदा आपको बताकर नहीं आएगी, अगर आपदा आती है तो तुरंत आपके पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसको आप तुरंत के तुरंत अप्लाई कर सको और उसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए अभी क्या है, मानसून आने वाला है, तो आप देखोगे जितने भी गंगा के किनारे के गांव हैं उसमें डीएम साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार, बहुत सारे अधिकारी और बहुत छोटे स्तर के भी जो अधिकारी हैं हमारे जैसे, वो भी उसमें शामिल होते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, गांव के किनारे तटबंधों का निर्माण करते हैं, गांव में बोट की व्यवस्था रखते हैं, गांव में कुछ इस तरीके का सिस्टम हम लोग रखते हैं कि जिससे अगर कोई आपदा आए तो लोगों को सूचित किया जा सके। बात समझ रहे हैं ना? यानी जिस तरीके से मतलब माइक वगैरह का सिस्टम रहता है गांव में कि अब रात में बाढ़ आई, रात में 2 बजे 2:30 बजे, तो लोग सो रहे होंगे, तो हमारे पास इस तरीके का सिस्टम होता है। इसके अलावा अभी आप देखो सरकार ने क्या सिस्टम किया है, आपने देखा होगा अभी आंधी पानी आया यूपी में तो सबके मोबाइल बजे अचानक से, आपका भी बजा होगा, मेरा भी बजा था कि साहब शाम को 6 बजे 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, आप लोग घर में ही रहें, आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं साथियों, ये सब हमारे प्रक्रिया तंत्र हैं, इनका हमें निर्माण यहाँ पर करना है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। चलिए 1 सेकंड रुके ज़रा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, ये इसका उद्देश्य है प्रभावकारी प्रक्रिया तंत्र। इसके अलावा जो अगला इसका जो टारगेट है वो क्या है? अगला जो इसका टारगेट है साथियों वो है आपदा पश्चात प्रभावी पुनरुत्थान नीति। अब आपदा तो आ गई, तो आपदा पश्चात प्रभावी पुनरुत्थान नीति, इसका क्या मतलब है? देखिए शब्द थोड़ा सा वैसे हो सकते हैं, थोड़ा हिंदी के टफ शब्द हैं। इसका मतलब ये है कि आपदा आ गई मान लीजिए, तो आपदा आने के बाद जो नुकसान हुआ है, ठीक है, उस नुकसान को कैलकुलेट करते हुए हमें कैसे उसको दोबारा से खड़ा करना है, उस सिस्टम को दोबारा खड़ा करना है। जो बिल्डिंग्स टूट गई हैं उनको हमें रिकंस्ट्रक्ट कराना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है उसको हमें देखना है। इसके अलावा जो मानवों को नुकसान हुआ है, किसी का घर उड़ गया, किसी के पशु चले गए, उनको भी हमें कंपनसेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी नीति बनाना ये अंग है किसके? ये उद्देश्य हैं साथियों डिजास्टर मैनेजमेंट के। ये उद्देश्य हैं जिन पर डिजास्टर मैनेजमेंट कार्य करता है। ठीक है, समझ में आया आपको? अब हम बढ़ते हैं साथियों आगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है और इसके उद्देश्य क्या है। अब हम बात करेंगे जब डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं, चलिए देखते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन के सिद्धांत। आपदा प्रबंधन किन सिद्धांत पर कार्य करता है, कौन कौन से वो मानक हैं जिन पर आपदा प्रबंधन कार्य करता है। ठीक है, आपदा प्रबंधन हमने समझ लिया, आपदा प्रबंधन क्या होता है, आपदा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है वो हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे इसके सिद्धांतों की कि ये किन सिद्धांतों पर कार्य करेगा। पहला इसका सिद्धांत है मानव जीवन की सुरक्षा हेतु एकीकृत प्रणाली, ठीक है, का निर्माण। पहला इसका सिद्धांत है साथियों कि मानव जीवन की सुरक्षा हेतु एकीकृत प्रणाली का निर्माण, यानी इंटीग्रेटेड सिस्टम आपको तैयार करना है
जिसका फंडामेंटल जो उद्देश्य होगा, जो फंडामेंटल काम होगा, वो होगा आपदा के समय इंसानों की जान को बचाना। ये शब्द साथियों बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। एकीकृत प्रणाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, ठीक। एकीकृत प्रणाली। अब एकीकृत प्रणाली क्या होती है, मैं यहाँ आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, ये है एकीकृत आपदा प्रबंधन या आपदा प्रबंधन का एकीकृत सिद्धांत, इंटीग्रेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें जो सबसे पहली चीज आती है साथियों, वो है शमन। याद रखना, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है शमन, इसे बोलते हैं मिटिगेशन। आपदा प्रबंधन में शमन क्या है? आपदा प्रबंधन में शमन का सीधा सा मतलब है आपदा के जोखिम और प्रभाव को कम करना। आपदा आ गई तो हम कुछ इस तरीके से तैयारी करके चले कि उस आपदा के प्रभाव को हम कम कर सकें या उससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। पहली चीज शमन, ठीक है। दूसरी चीज है हमारे पास तैयारी, ठीक है। तैयारी किसकी? आपदा की। तो जब आपदा, देखिए आपदा तो आएगी, ठीक है। कुछ आपदाएं ऐसी होती हैं जो तुरंत आ जाती हैं, कुछ आपदाएं ऐसी होती हैं जिनकी हमें पूर्व सूचना मिल जाती है। मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं। भूकंप तुरंत आ जाएगा, ठीक है। सुनामी तुरंत आ जाती है लेकिन हमें सूचना कुछ घंटे पहले मिल जाती है। और कुछ आपदाएं ऐसी हैं जिनकी हमें सूचना काफ़ी समय पहले से मिल जाती है। उदाहरण के लिए बाढ़ की सूचना हमें पहले ही मिल जाएगी कि यहाँ बाढ़ आ सकती है। सूखा, इसकी सूचना पहले से ही हमें मिल जाती है। तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तैयारी में क्या करना है? योजना बनानी है। सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर इस स्थान पर ये बाढ़ आ जाती है, इस स्थान पर सूखा पड़ जाता है, जैसे अभी अल नीनो की स्थिति है, तो सूखे को लेकर के सरकार बहुत सारी चीजें पहले से ही तैयार कर चुकी है। तो योजना बनानी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो उस क्षेत्र में लोग हैं उनको प्रशिक्षण देना है कि अगर आपदा आ गई तो क्या करना चाहिए। जैसे उत्तराखंड में अगर आप देखो तो उत्तराखंड में जो स्कूली बच्चे हैं उनको भूकंप से, भूस्खलन से बचने के लिए स्कूली स्तर पर ही ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया जाता है। उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा है कि अगर भूकंप आया तो आप क्या करोगे। जैसे पिथौरागढ़ हो गया, उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, ये भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। अब यहाँ भूकंप आएगा तो लोगों को, भाई सबसे पहले तो लोग ही इसको फेस करेंगे ना, प्रशासन तो बाद में आएगा। तो उनको सबसे पहले क्या करना है, तो उस क्रम में वो क्या कर सकते हैं भैया, तो टेबल के नीचे जा सकते हैं, अपने सर पर कोई मोटी चीज रख सकते हैं जिससे उनका सर सुरक्षित रहे, इस तरीके से बैठ सकते हैं। ये क्या है? ये प्रशिक्षण का हिस्सा है, ये उन्हें बताना पड़ेगा। अब कासगंज का कोई आदमी जो है, या मान लीजिए दिल्ली का कोई आदमी है, वो बढ़िया मस्त सो रहा है, भूकंप आया दब जाएगा, उसे कुछ पता ही नहीं कि हमें इसमें क्या करना है। बात समझ पा रहे हैं? तो प्रशिक्षण और उस क्षेत्र में संसाधनों की व्यवस्था करना जिससे अगर वहां कोई आपदा आए तो उससे लड़ा जा सके। तीसरी चीज, जब आपदा आ जाएगी, आपने तैयारी करी, अब आपदा मान लीजिए आ गई, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, चक्रवात आ गया, तो जब आपदा आ जाएगी तब आपको क्या करना है? तो रेस्पॉन्स के लिए तैयार रहना है, प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहना है, यानी राहत, बचाव और चिकित्सीय सहायता। बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, तो उस दौरान हमें क्या करना होगा? हमें जो लोग उस आपदा से प्रभावित हैं, किसी का घर उड़ गया, किसी की टांग टूट गई, किसी का हाथ टूट गया, किसी को जो है सर में चोट लग गई, तो उसके लिए हमें उन्हें चिकित्सीय सहायता के लिए और वहां से निकालने के लिए भी हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे उन्हें राहत दी जा सके और उनका बचाव किया जा सके। बाढ़ आ गई तो ऐसी स्थिति में हमें उन्हें उस स्थान से निकालना पड़ेगा, ये बचाव का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन ऐसी स्थिति है कि नहीं, उन्हें वहां रखा जा सकता है तो उनके लिए खाने की व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी, और ये व्यवस्था प्रशासन करता है, खाना भी देता है, दवाइयाँ भी देता है, कपड़े भी देता है, कंबल भी देता है। ये सब किसका हिस्सा है? प्रतिक्रिया का हिस्सा। याद रखना, जब आप नौकरी में आ जाओगे तो आप ये सब करोगे, लेखपाल ये सब करता है। और चौथा, जब आपदा समाप्त हो जाएगी उसके बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण यानी रिकवरी। अब मान लीजिए बहुत भयंकर तूफान आया साहब, तूफान तो एक दिन में आके चला गया, लेकिन उसने जो तबाही मचाई, उसके बाद हमें क्या करना है? स्थिति को सामान्य करना है, ठीक है, जिससे लोगों का सामान्य जीवन सुरक्षित हो सके। और जो सहायता उन्हें दी जा सकती है, मान लीजिए किसी की भैंस उड़ गई, किसी की गाय उड़ गई, किसी की बकरी उड़ गई, किसी का घर उड़ गया, तो कंपनसेशन के तौर पर जो उन्हें दिया जा सकता है सॉरी, वो सब आपको यहाँ देना पड़ेगा जिससे उनका पुनर्वास हो सके, यानी वो दोबारा वहाँ बच सके और
उस पैसे से वो कुछ अपना पुनर्निर्माण कर सकें। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में नुकसान हुआ है वो भी हमें यहाँ देखना पड़ेगा, पुल टूट गया या कोई सरकारी बिल्डिंग टूट गई तो वो भी हमें सब यहाँ कंपनसेट करना पड़ेगा। अब इन चारों को आपस में एक साथ मिलकर काम करना होता है, इसी को हम कहते हैं एकीकृत सिस्टम। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्वास, यही एक आपसी क्रम में ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और इसी को कहते हैं आपदा का एकीकृत सिद्धांत। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि आपदा का एकीकृत सिद्धांत क्या है, ठीक है ना। आया समझ में? नहीं आया तो पहला इसका क्या था? पहला इसका हिस्सा था साथियों, पहला हिस्सा था मानव जीवन की सुरक्षा हेतु एकीकृत प्रणाली का निर्माण करना। एकीकृत प्रणाली के 4 हिस्से हैं, शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्वास। ये 4 हिस्सा है एकीकृत प्रणाली का, इनको आपको याद रखना है, पेपर में आ सकते हैं। दूसरा जो हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है साथियों समन्वित क्रियान्वयन। ओहो ये क्या हो गया भाई, समन्वित क्रियान्वयन। अब समन्वित क्रियान्वयन का क्या मतलब है, ऐसे आप समझ लो कि समन्वित क्रियान्वयन क्या है। एकीकृत प्रणाली हमने समझ ली, अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, समन्वित क्रियान्वयन। समन्वित क्रियान्वयन का मतलब है कि जो भी लोग आपदा के समय वहां उपलब्ध हैं उनको एक साथ लेकर के कार्य करना। यानी अगर कोई आपदा आती है तो उसमें सरकारी और निजी दोनों लोगों को ही शामिल करके उससे निपटा जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपदा में लोकल लोगों को शामिल करना चाहिए, लोकल लोगों को। जैसे मान लीजिए अगर कहीं बाढ़ आ रही है और गंगा के किनारे कोई गांव है तो आप देखेंगे गंगा के किनारे रहने वाले जो गांव होते हैं उनमें ज़्यादातर लोग तैरना जानते हैं, तो आपदा प्रबंधन के समय उनकी सहायता ली जा सकती है। गंगा के किनारे जो गांव है वहाँ बोट भी आपको आसानी से मिल जाएगी, नाव भी मिल जाएगी, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपदा के समय केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, लोगों को भी उसमें हम शामिल करें, इसीलिए सरकारी और निजी दोनों ही लोगों को शामिल किया जाए और मूल रूप से लोकल लोगों की हेल्प ली जाए। जैसे मान लीजिए पहाड़ में कोई आपदा आ गई, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, 2013 में जब केदारनाथ में बाढ़ आई तो ऑपरेशन सूर्या होप शुरू हुआ था, ठीक है, इंडियन आर्मी ने शुरू किया था, फिर एयरफोर्स भी उसमें शामिल हो गई। तो एयरफोर्स क्या कर रही थी, बेसिकली हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों को वहाँ से निकाल रही थी। लेकिन ऐसे मौसम में, बारिश के मौसम में, ठीक है, जब चारों ओर धुंध छाई हुई है और आपदा का समय है, तो ऐसे में हेलीकॉप्टर चलाना भी आसान काम नहीं है। तो सेना के हेलीकॉप्टर जो थे वो तो काम कर ही रहे थे, इसके अलावा जो वहाँ की प्राइवेट कंपनियाँ थीं जो लोगों को चारधाम यात्रा कराती हैं, उनके भी बहुत सारे पायलट जो वहीं लोकल के थे, जिनका डेली का, भाई वो तो डेली चला रहे हैं हेलीकॉप्टर, वो ज़्यादा बेहतर काम करेंगे सेना से, क्योंकि सेना वहाँ डेली काम थोड़ी कर रही है, भाई वो तो वहाँ टैक्सी की तरह चल रहे हैं, उन्हें डेली अनुभव है। तो वहाँ उन्होंने जो है बहुत सारे हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों को बचाया। ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि हम लोगों को भी प्राकृतिक आपदा में यूज़ कर सकते हैं और उनसे सहायता ली जा सकती है। तो समन्वित क्रियान्वयन करना है, प्राइवेट और निजी लोगों को साथ मिलकर के काम करना है। और जब भी कोई आपदा आती है तो ये आपदा में सारे के सारे जो विभाग हैं सरकार के, वो सबकी जिम्मेदारी बनती है। ऐसा नहीं कि आपदा प्रबंधन में केवल पुलिस ही जाएगी। मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गई, कहीं तूफान आ गया तो केवल पुलिस की जिम्मेदारी है, साहब मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो ग्राम विकास अधिकारी हूँ, मैं घर सोऊंगा, मैं लेखपाल हूँ, मैं क्यों जाऊँ, या मैं टीचर हूँ, मैं क्यों जाऊँ। ऐसा नहीं होगा। अगर आपदा के समय आपको बुलाया जाएगा तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, आप सरकार का हिस्सा हैं, आप किसी भी विभाग के हों, आप चाहे मास्टर हो या आप अधिकारी हो, कर्मचारी हो, पुलिस हो, होमगार्ड हो, किसी भी विभाग में हो, लेकिन आपको बुलाया जाएगा तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, ठीक है। तो दूसरा सिद्धांत है आपदा प्रबंधन का समन्वित क्रियान्वयन। तीसरा सिद्धांत है साथियों, देखते हैं इसका। तीसरा जो इसका सिद्धांत है वो है, जब आपदा आए तो ऐसे समय पर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मानकों या कानूनों का पालन करना चाहिए। याद रखना, अगर आपदा आती है तो ऐसे समय पर
जो उस आपदा के लिए स्पेशल अगर कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानक या कानून बनाए गए हैं, ठीक है, तो उनका पालन अवश्य करना चाहिए, हर हालत में करना चाहिए, उनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपनी चलाने लगे, बात समझ रहे हैं? तो अपनी नहीं चलानी है हमें भैया, जो वैश्विक समुदाय के द्वारा नियम कानून बनाए गए हैं उनका हमें पालन करना है, चाहे योकोहामा सम्मेलन हो या होगो समझौता हो जो इंटरनेशनली स्वीकार है, उनका हमें आपदा के समय पालन करना चाहिए, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये आपदा के समय काफ़ी सहायक सिद्ध होते हैं। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है आपदा के समय, वो क्या है साथियों? वो है कि आपदा के समय घटना व आपदा में अंतर पता होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है साहब, अंतर पता होना चाहिए। बहुत साल पहले मुझे याद है, जब मैं छोटा था तो या जब मैंने तैयारी करना शुरू किया था 2015 के आसपास, 15-16 में, तो उस समय में उस समय फ़ोन तो इतने नहीं थे, तो उस समय कुछ लोग जो है सवाल पूछा करते थे, जो लोग बड़े बूढ़े टाइप होते थे या जो हमारे सीनियर पहले तैयारी कर चुके होते थे, वो एक सवाल पूछा करते थे कि एक बात बताओ, आप अगर किसी ज़िले के डीएम हो, और ये बहुत चलता था, कुछ लोगों को याद भी होगा, कि अगर आप किसी ज़िले के डीएम हो और तुम्हारे पास फ़ोन आता है कि साहब कि तुम्हारे ज़िले में, है ना, तुम्हारे ज़िले में कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया है, तो तुम क्या करोगे, है ना। तो उस समय ये पूछा जाता था कि ये आईएएस में पूछा गया, इंटरव्यू में पूछा गया सवाल है, बताओ तुम क्या करोगे। तो लोग बताते थे कि अरे हम एम्बुलेंस भेजेंगे, हम फोर्स भेज देंगे, हम डीएम है, बिल्कुल कर सकते हैं, हम तो पूरी सेना ही उतार देंगे कि जाओ लोगों को उठा लाओ और ट्रेन के डिब्बों को बिल्कुल इधर उधर करके सब लोगों को बचा लो। तो इस तरीके का सवाल पूछा जाता था। तो वही सवाल है ये कि जो वहाँ अधिकारी हैं उन्हें ये पता हो कि आपदा के समय घटना क्या है और आपदा क्या है, ठीक है। हम लोग तो जानते हैं, हम लोग तो पढ़ चुके हैं घटना क्या है, आपदा क्या है। उदाहरण के लिए अगर किसी रेगिस्तान में मान लीजिए कोई तूफान आया, तो किसी को कोई नुकसान है क्या? नहीं, सामान्य घटना है, हो जाने दो, आने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। रेगिस्तान में कोई रहता है क्या? नहीं रहता। या बीच समुद्र में कोई चक्रवात आ गया, प्रशांत महासागर में या भारत में, हिंद महासागर में या बंगाल की खाड़ी में, कोई नुकसान नहीं, ये घटना है। लेकिन अगर वही चक्रवात घूमते घूमते ओडिशा के तट पे पहुंच गया तो आपदा बन जाएगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि आपदा क्या है और घटना क्या है। जो उसका सवाल का जवाब था कि आप डीएम बन गए और आपके ज़िले में एक्सीडेंट हो गया ट्रेन का, तो क्या करोगे, तो इसका सही जवाब था कि मैं पहले ये पता करूँगा ट्रेन एक्सीडेंट जो हुआ है वो मालगाड़ी है कि सवारी गाड़ी। अब मान लो आप जो उसमें एक्सीडेंट हुआ मालगाड़ी का, तुमने भेज दिया एम्बुलेंस, तो वहाँ कौन मिलेगा? ड्राइवर के अलावा बाकी लोग तो मिलेंगे नहीं। या मान लीजिए आपने दुनिया भर का मेडिकल टीम भेज दी, तो मालगाड़ी में कौन होगा? 2 ड्राइवर होंगे, 1 गार्ड होगा, बस। इन 3 लोगों को तो आप वहाँ से उठा करके भी इलाज कर सकते हो, वहाँ कोई घायल थोड़ी होगा भाई, मालगाड़ी में यात्री तो होते नहीं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो वहाँ अधिकारी हैं उन्हें पता हो कि घटना और आपदा में अंतर क्या है। तो ये थे साथियों सिद्धांत किसके? ये थे साथियों सिद्धांत आपदा प्रबंधन के, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सिद्धांत आपको समझ में आए होंगे कि आपदा प्रबंधन के सिद्धांत क्या है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब हम बातचीत करेंगे साथियों थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं इसको। अब हम बात करेंगे आपदा के कारणों की। आपदा हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, अब हम देखेंगे आपदा के कारण। आपदा के कारण क्या होते हैं भाई? तो जैसा कि हम पहले भी इसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि आपदा के बहुत सारे कारण होते हैं, जिन्हें मूल रूप से 2 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें पहला कारण होता है प्राकृतिक, ठीक है। पहला कारण क्या है साथियों? प्राकृतिक कारण क्या हो सकता है? प्राकृतिक कारण हो सकता है भूकंप, है ना। धरती के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं उनमें कोई हलचल हुई, वो आपस में टकराई या एक दूसरे से दूर गई, एक दूसरे के पास आई या किनारे से गुजरी, भूकंप आ गया साहब। तो भूकंप आना एक प्राकृतिक कारण है, और भूकंप को आप रोक नहीं सकते। भूकंप आएगा, लोग मारे जाएंगे। अगर ऐसे स्थान पर भूकंप आया है जहाँ मानव रहवास है तो लोग मारे जाएंगे। इसके अलावा ज्वालामुखी, अगर ज्वालामुखी आता है तो लोगों की हानि होगी, जनहानि, धनहानि होगी। और ज्वालामुखी एक निश्चित रूप से प्राकृतिक आपदा है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर भूकंप ज्वालामुखी समुद्र में आया तो क्या बन जाएगा? सुनामी। तो ये सब क्या है?
ये सब प्राकृतिक कारण हैं आपदाओं के, है ना। और अगर हम देखें, ये तो बहुत ही बड़े वाले हो गए, अब कुछ छोटे छोटे भी प्राकृतिक कारण होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ हम देखें तो मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। मृदा अपरदन देखने में छोटी घटना है बट प्रभाव इसका काफ़ी बड़ा होता है। हम लोग जानते हैं अगर किसी स्थान पर मृदा अपरदित हो जाए तो वो स्थान खेती के लिए उपयुक्त नहीं रहता। वहाँ जो जंगल होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, है ना। तो मृदा अपरदन भी एक प्रकार की आपदा है, दिखने में छोटी है बट प्रभाव इसका काफ़ी गंभीर होता है। ठीक। और अगर हम देखें तो इसमें आ जाएगा चरम मौसमी घटनाएं। चरम मौसमी घटनाएं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट। अब चरम मौसमी घटनाएं क्या होते हैं, तो अगर आपने मेरे पहले का वीडियो देखा है तो मैंने उसमें जो चरम घटनाएं होती हैं, जो एक्सट्रीम इवेंट होते हैं, उनको प्रॉपर समझाया है क्या होते हैं। उसी से जुड़ा हुआ है चरम मौसमी घटना, यानी कोई ऐसी घटना जो पहले ना हुई हो और अचानक से उस तीव्रता के साथ हो जाए। जैसे बादल फटना, अब कहीं अचानक से बादल फट जाए या फ्लैश फ्लड आ जाए, तो ये सब क्या है, ये सब चरम मौसमी घटनाएं हैं और ये सब प्राकृतिक कारण हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल प्राकृतिक कारणों से ही आपदाएं आती हैं। अब इंसान काफ़ी तरक्की कर चुका है, वो खुद भी आपदा लाने के लिए सक्षम है, भाई कमजोर थोड़ी है इंसान। तो अब मानव निर्मित कारक भी हैं, मानवीय कारण जिनकी वजह से आपदा आती है। मानवीय कारण हम देखते हैं साहब, मानवीय कारण क्या है। तो मानवीय कारणों को हमने मेन दो महत्वपूर्ण हिस्सों में बांट रखा है। पहला इसमें हम देखेंगे, पहली है औद्योगिक आपदा। ये महत्वपूर्ण है भाई, इसको आप लोग अच्छे से समझ लेना, पेपर में आ सकती है। औद्योगिक आपदा, औद्योगिक आपदा क्या है भाई। औद्योगिक आपदा का मतलब है किसी कारखाने में, किसी फैक्ट्री में कोई दुर्घटना हो गई। उदाहरण के लिए गैस रिसाव, गैस रिसाव, किसी फैक्ट्री में कोई गैस रिसाव हो गया, औद्योगिक आपदा है। किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाने में अगर आग लग गई तो वो आग लगना क्या है, वो आग लगना एक औद्योगिक आपदा है, ध्यान रखना। और दूसरा इसमें होती है साथियों, दूसरा इसमें होती है, यहीं लिख देता हूं, दूसरा इसमें होती है प्रौद्योगिक आपदा। ये देखिए शब्द कितने मिलते जुलते हैं लेकिन कंफ्यूज क्रिएट कर सकते हैं। प्रौद्योगिक आपदा, प्रौद्योगिक आपदा क्या होती है भाई। तो प्रौद्योगिक आपदा वो आपदा होती है जो किसी तकनीकी खराबी के कारण, तकनीकी खराबी, है ना। जैसे मान लो आप एक जहाज में बैठ के जा रहे हैं, बड़ा सा जहाज है हरक्यूलिस टाइप का, और उस जहाज में 200 लोग आराम से बैठे हुए हैं, यात्रा कर रहे हैं। अचानक से उस जहाज में कोई तकनीकी खराबी आती है, इंजन फेल हो जाते हैं, वो जहाज नीचे आ जाता है। तो ये कैसी आपदा है, ये औद्योगिक आपदा है कि प्रौद्योगिकी आपदा है। तो ये प्रौद्योगिक आपदा है जो तकनीकी खराबी के कारण उत्पन्न हुई है। दूसरा इसका उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए अगर आप जो है किसी लिफ्ट में जा रहे हैं, उसमें 5 लोग हैं और अचानक से वो लिफ्ट खराब हो जाए तो आप सब, हो सकता है आपकी मृत्यु हो जाए। तो ये सब क्या है, ये सब आपकी तकनीकी आपदा के अंतर्गत, मतलब तकनीकी खराबी के अंतर्गत आती है। ठीक है। या फिर मान लीजिए आज के समय में जो सबसे फेमस है वो है परमाणु संयंत्र, परमाणु संयंत्र में खराबी। अब परमाणु संयंत्र है साहब, ठीक है, परमाणु संयंत्र है। परमाणु संयंत्र अगर खराब होता है, उसमें कोई तकनीकी दिक्कत आती है, तो उससे होने वाला नुकसान बहुत गंभीर होगा। और परमाणु संयंत्र में आने वाली खराबी क्या कहलाएगी, प्रौद्योगिक आपदा कहलाएगी। और अभी के समय जो सबसे लेटेस्ट चल रहा है वो है साइबर, साइबर अटैक, साइबर आक्रमण। आज के समय में सारी चीजें कैसे चल रही हैं भैया, आज के समय में सारी की सारी चीजें चल रही हैं किससे, कंप्यूटर से। और कंप्यूटर पर अगर कोई कब्जा कर ले तो सारी चीजें फेल हो जाएंगी, है ना। अब साइबर अटैक अगर हो जाता है तो उससे होने वाला नुकसान काफ़ी बड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप सोच के देखो कि आज के समय में जब सारी चीज़ें कंप्यूटर से चल रही हैं और कंप्यूटर पर कोई वायरस आ जाए तो कितना गंभीर नुकसान हमें पहुंचा सकता है। आप सोच के देखिए, आज के समय में हम सब लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना, और अचानक से जो इनके सर्वर है उस पर कोई विदेशी आक्रमण हो जाए, साइबर अटैक हो जाए, तो हम लोग पेमेंट नहीं कर पाएंगे।
आप सोचो एक ही दिन में कितने लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा भारत को, जो ऑनलाइन लेन देन चल रहा है। आज के समय में तो सभी लोग ऑनलाइन लेन देन कर रहे हैं। अगर वो एक दिन के लिए 2 दिन के लिए रुक जाए तो लाखों करोड़ों का व्यापार ठप हो सकता है। लोग खरीदारी करने जाएंगे लेकिन पैसे ना होने के कारण वापस आ जाएंगे। तो सोचने वाली बात है, और ये सब मानवीय कारण के अंतर्गत आ रहे हैं। इनको आप अच्छे समझ लेना। मानवीय कारण में औद्योगिक और प्रौद्योगिक, याद रखना एक चीज और, औद्योगिक जो आपदाएं होती हैं इनका जो प्रभाव होता है ये सीमित होता है। औद्योगिक आपदा का प्रभाव कैसा है? इसका प्रभाव सीमित है, यानी ये बहुत सीमित क्षेत्र में ही प्रभाव डालती है ना। ठीक है, वो सीमित की स्पेलिंग ठीक कर लेना। ये सीमित प्रभाव डालती है। मान लो फैक्ट्री में आग लग गई तो जितने में आग लगी है उतना ही क्षेत्र प्रभावित होगा। कहीं गैस रिसाव हो गया तो फैक्ट्री के आसपास का क्षेत्र प्रभावित होगा। लेकिन जो प्रौद्योगिक आपदा है इनका प्रभाव विशाल होता है, प्रभाव विस्तारित होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर परमाणु संयंत्र में खराबी आ गई तो फिर क्या होगा? रेडिएशन फैलेगा, और वो रेडिएशन का प्रभाव बहुत बड़े क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र छोड़ो, कभी कभार तो देशों को भी पार कर जाता है। इतना गंभीर प्रभाव इसका हो सकता है। ठीक है, साइबर अटैक होता है तो साइबर अटैक के फिर एक कंप्यूटर में भी हो सकता है और पूरे सर्वर में भी हो सकता है, तो इससे पूरा देश भी रुक सकता है। तो इनका प्रभाव काफी विस्तृत होता है। तो आप याद रखना औद्योगिक आपदा और प्रौद्योगिक आपदा क्या है। ठीक है, ये हुए मानवीय कारण। क्या मानवीय कारण 2 ही हैं और नहीं है? और भी हैं, जैसे अनियोजित निर्माण। आज के समय में हम जैसे पहाड़ों पर देखें तो पहाड़ों पर अंधाधुंध निर्माण हो रहे हैं। अंधाधुंध, होटल्स पे होटल। जैसे मेरा पड़ोसी राज्य उत्तराखंड है और उत्तराखंड हमारे यहाँ से काफ़ी करीब है। तो उत्तराखंड में आप देखो तो भैया उत्तराखंड में आपको इतने हॉस्पिटल नहीं मिलेंगे किसी रोड के किनारे, इतने होटल्स मिलेंगे। और होटल्स बनाने के लिए अंधाधुंध रोडों का कटान किया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है। इससे क्या होता है? इससे भूस्खलन की घटनाएं बढ़ती हैं, भूकंप को बढ़ावा मिलता है, और प्राकृतिक जो पर्यावास है उसको तो नुकसान होता ही है। तो अनियोजित निर्माण हम लोग कर रहे हैं, अनप्लान्ड हम लोग जो है कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो कि प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ावा देता है। तो ये सारे के सारे कारण हैं साथियों किसके? ये सारे के सारे कारण हैं साथियों, ये सारे के सारे कारण हैं आपदा आने के। यहाँ पर मैंने कुछ और भी जो है कारण यहाँ लिखे हैं, आप इनको देख सकते हो। प्राकृतिक कारण में भूकंप हो गया, ठीक है, ज्वालामुखी हो गया, ठीक, चक्रवात हो गया, बाढ़ आ गया, भूस्खलन, सूखा, सुनामी, ये सब क्या है? प्राकृतिक कारण है। मानव जनित कारण वनों की कटाई, अनियोजित शहरीकरण जो मैंने आपको बताया, औद्योगिक घटना, रासायनिक और गैस रिसाव, परमाणु दुर्घटना, जलवायु परिवर्तन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पर्यावरणीय प्रदूषण, खनन और अतिक्रमण। और अब जो है सामाजिक और तकनीकी कारण भी आ गए। जनसंख्या वृद्धि, अगर बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती है किसी भी क्षेत्र की तो वो एक प्रकार की आपदा है, जनसंख्या विस्फोट है। बहुत ज़्यादा आबादी अगर हो जाएगी तो फिर ऑब्वियस बात है चीज़ें हाथ से बाहर चली जाएंगी। आपके पास लोगों को ना खाने के लिए खाना होगा, ना देने के लिए नौकरी होगी, ना रहने के लिए घर होगा, कीड़े मकोड़ों वाली ज़िंदगी। ठीक है, और कमजोर आधारभूत संरचना, इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा बिहार है। बिहार में आप देखते हो आए दिन कभी पुल गिर गया, कभी सड़क जमीन में घुस गई। तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, जब भी कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर बना रहे हैं। उसका कारण क्या है? सीधी सी बात है, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की वजह से जो जिस लेवल के पुल बनने चाहिए वो नहीं बन पा रहे हैं। इससे क्या होता है? वो गिर जाते हैं। तो वो भी एक आपदा है। अगर पुल गिर गया, मान लीजिए उसमें बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, अब वो गिर गई तो फिर बहुत ज़्यादा गंभीर नुकसान होगा। कारण उसका क्या है? कमजोर आधारभूत संरचना। ठीक है, आग लगना वगैरह, सड़क दुर्घटना, साइबर हमले, मैंने आपको बता ही दिया, तकनीकी विफलता है। तो ये सारे के सारे जो हैं कारण हैं। ठीक है, ठीक, अब हम देखेंगे साथियों इसके प्रभाव। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपदा के प्रभावों के बारे में कि आपदा के प्रभाव क्या होते हैं। ठीक है, आपदा के कारण हमने पढ़ लिए, अब हम लास्ट इसमें देखेंगे आपदा के प्रभाव। सबसे पहला प्रभाव, मानव जीवन पर प्रभाव। भाई सीधी सी बात है, जब हम प्रभावों की बात कर रहे हैं तो किसी भी आपदा का किन किन क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ेगा? तो देखो, मानव जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, पर्यावरण पर भी पड़ेगा, समाज पर भी पड़ेगा। तो आपदा अगर आती है तो लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। एक एक करके इनकी चर्चा करेंगे।
सबसे पहला प्रभाव है मानव जीवन पर। मानव जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा भैया? सबसे पहले जनहानि हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। लोग, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अकाल, अपनी मौत तो सभी मरेंगे, लेकिन मान लीजिए कि 18-19 साल का युवा बच्चा है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है और किसी प्राकृतिक आपदा में मारा गया बेचारा, तो वो देश के लिए एक एसेट है जो समाप्त हो गया। हो सकता है वो कल को कोई बहुत अच्छा काम करता, देश को आगे ले जाता। तो जनहानि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, याद रखना। तो जनहानि होती है साहब, आपदाएं आती हैं, बाढ़ आई तो बाढ़ आने के बाद क्या होता है? बीमारियां बहुत बड़ी मात्रा में फैलती हैं, तो ये भी एक प्रभाव है। इसके अलावा विस्थापन और बेघर होना, बाढ़ की वजह से लोग विस्थापित हो जाते हैं, घर छोड़ना पड़ता है, बेघर हो जाते हैं। तो घर के बाहर रहना भी अपने आप में एक आपदा से कम नहीं है। आपको अपना घर छोड़ करके अगर बाहर रहना पड़ रहा है या अपना घर छोड़ना ही पड़ रहा है, तो ये भी एक आपदा है। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो एक आपदा से कम नहीं है, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा कश्मीर में, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें आर्थिक प्रभाव, तो कोई भी आपदा जब आती है तो उसका आर्थिक प्रभाव भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो एक आंकड़े के अनुसार भारत में जो आने वाली आपदा हैं वो हमारी जीडीपी का 2% तक नुकसान करती हैं। यानी जो आपदाएं भारत में आती हैं, उन आपदाओं से भारत की कुल जीडीपी का 2% तक नुकसान हो जाता है। कैसे हो जाता है? आपदा आई, मान लीजिए भयंकर आपदा आई, जैसे मान लीजिए कोई भयंकर तूफान आया, उस तूफान की वजह से अब संरचना को क्षति हो गई। अब संरचना मतलब कोई पुल था साहब, टूट गया, पुल को बनाने में 300 करोड़ का खर्चा आया, पुल टूट गया, अब वो पुल दोबारा बनाना पड़ेगा। तो 300 करोड़ नहीं, लेकिन 200-250 करोड़ का खर्चा फिर भी आएगा मेंटेनेंस करने में, या उसको दोबारा रिबिल्ड करने में ये खर्चा आएगा ही आएगा। तो वो सरकार को नुकसान है। इसके अलावा आपदा की वजह से कृषि को भी नुकसान होता है। अगर सूखा पड़ता है, जैसे अभी अल नीनो की स्थिति है, तो अल नीनो की स्थिति में क्या होगा? बारिश कम होगी, सूखा पड़ेगा तो फिर कृषि को नुकसान होगा, ठीक है। अगर चक्रवात आता है या मान लीजिए भूस्खलन होता है, तो लोग फिर उद्योगों को भी नुकसान पहुंचेगा। लोग फिर शॉपिंग करने जाओगे क्या यार? आप आपदा में चक्रवात आ रहा है, आप शॉपिंग करने जाओगे क्या? या मान लीजिए कोई फैक्ट्री ही जो है समाप्त हो गई, तो ये सब नुकसान है आपके। रोजगार के अवसरों में कमी हो जाती है, सीधी सी बात है। और ऑल एंड ऑल अगर हम देखें तो आपदा के कारण बड़े पैमाने पे अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, ठीक है। पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण को भी नुकसान है साहब। जंगलों में आग लग गई, तो जंगलों में आग लगने से पेड़ का नुकसान हो गया, उस पेड़ पर रहने वाले जो प्राकृतिक जीव हैं उनका नुकसान हो गया, उनका घर चला गया, पेड़ चला गया, तो पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान है, ठीक है। आपदा की वजह से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण भी होता है। अगर किसी नदी में मान लीजिए पूरा का पूरा पहाड़ी घुस के चला गया, तो उस नदी का पानी प्रदूषित होगा कि नहीं होगा? सीधी सी बात है। तो इनको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, और पारिस्थितिकी संतुलन में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। भाई सीधी सी बात है, भाई पर्यावरण के ऊपर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, वन्य जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उनके आवास में क्षति आएगी। तो सारे के सारे इसके पर्यावरणीय प्रभाव हैं। और तो और इसका सामाजिक क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ता है। आपदा में आप स्कूल जाओगे क्या? अभी आपने देखा बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी तो डीएम साहब क्या करते हैं? छुट्टी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी गर्मी में अगर कोई बच्चा, उसके साथ कोई मिस हैपनिंग होगी तो जिम्मेदार कौन होगा? तो घर बैठो। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तब भी डीएम साहब छुट्टी कर देते हैं, देखा है ना आपने। बहुत ज़्यादा बारिश की चेतावनी आएगी तब भी छुट्टी हो जाएगी। तो आपदाएं आने से शिक्षा में बाधा पहुंचती है, स्वास्थ्य सेवाएं भी बाधित होती हैं। अब मान लीजिए 4 दिन से लगातार पानी बरस रहा है, तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कार नहीं है, क्या वो अपने आप को डॉक्टर को दिखाने जा पाएगा? उसके मन में ये भी शंका रहेगी, पता नहीं डॉक्टर साहब देखेंगे नहीं देखेंगे, बैठे होंगे नहीं बैठे होंगे, तो नुकसान है। और सामाजिक अपराधों में भी वृद्धि होती है, सामाजिक अस्थिरता बढ़ती है और अपराध में वृद्धि होती है। याद रखना, आपदा के समय क्या है, ऐसे आपराधिक तत्व बहुत सक्रिय हो जाते हैं, जेब कतरे टाइप। उन्होंने देखा लोग परेशान हैं तो जेब ही काट रहे हैं, मोबाइल ही चुरा रहे हैं, या लूटपाट भी कर सकते हैं। उन्हें पता ये तो परेशान है ही, अभी कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। और पुलिस भी जो है इन्हीं के साथ व्यस्त है, तो अभी हम ऐसे क्षेत्रों में जाकर के लूटपाट कर सकते हैं। और गरीबी और असमानता में भी वृद्धि होगी। लगातार आपदाएं आ रही हैं, तो ना वहाँ रोजगार होगा, ना वहाँ स्वास्थ्य होगा, ना शिक्षा होगा, तो इसका परिणाम क्या होगा? गरीबी हो जाएगी, ठीक। तो ये सारे के सारे साथियों जो है आपदा के प्रभाव हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो ऑल ओवर अगर हम देखें तो पर्यावरण पर भी प्रभाव है, मानवों पर भी प्रभाव है, आर्थिक नुकसान भी है, और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी आपदाओं के कारण से नुकसान पहुंचता है। तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूं इसमें आपने काफ़ी कुछ नई जानकारी ली होगी।
हमने आपदाओं के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा करी। ठीक है, तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो साथियों। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और तुम्हारा कोई यार दोस्त तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ शेयर भी कर देना, और मुझसे बात करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।